आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। क्या भ्रष्टाचार का सवाल उठाने वाले पत्रकार सेप्टिक टैंक में डाल दिए जाएंगे? क्या विभाग की गड़बड़ी उजागर करने वाले पत्रकार टंकी में चुनवा दिए जाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ में पत्रकारों का मुंह बंद करने की नई परंपरा शुरू हो गई है? यह सवाल नहीं, खतरनाक संकेत की आहट है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के खिलाफ ऐसी घटना पहली घटना है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सुशील पाठक हत्याकांड इसके पहले पत्रकारों के मामले में सबसे बड़ा हत्याकांड माना जा रहा था, लेकिन मुकेश चंद्राकर की जिस तरह से हत्या हुई वह छत्तीसगढ़ के लिए न सिर्फ एक बड़ी घटना है, बल्कि डर इस बात से कि पत्रकारों के खिलाफ इस प्रकार का कृत्य अगर परंपरा बन गई तो न तो पत्रकार जिंदा रहेगा और न ही पत्रकारिता। चलिए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखला देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीर है बीजापुर के निर्भीक और जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, जो लड़ते हुए भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए। मुकेश की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इस मसले को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ सुरेश चंद्राकर की फोटो शेयर करके लिखा, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी ने बैच पर सुरेश को एससी मोर्चे का सचिव पद देने की भी बात लिखी। छत्तीसगढ़ के जितने भी इस तरीके के घटनाकारित हुए पिछले एक वर्षों में बड़ी घटना है, उसमें कांग्रेस के ही पदाधिकारियों की लिप्तता संलिप्तता पाई जाती है। तो इसके पीछे क्या है? अगर हम इस विषय पर कोई टिप्पणी करते हैं तो लोगों को लगता है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तो सब कुछ आईने की तरह साफ है, सामने है सब कुछ, तो इस पर जवाब देना चाहिए। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद होने का आरोप लगाया। साहू ने कहा कि बैच पीसीसी चीफ है, उनके साथ तो कोई भी फोटो खिंचा सकता है। देखिए, आज पत्रकार लोग भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। दीपक बैज जी सांसद रहे, दायरा एक बड़ा था उनका सांसद होने के कारण भी। वीआईपी लोगों से मुलाकात करते हैं तो निश्चित तौर पर लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, और वो कहीं अपराध करता है तो इसके लिए कहां से दोषी हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से ओछी मानसिकता है। कोई शादी कार्ड देने अगर एक सांसद के पास आते हैं, फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डालते हैं, तो कौन सा अपराधी हुआ? लेकिन अपराधी तो नहीं था उस वक्त। अगर अपराधी हुआ है सजा मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फोटो को राजनीतिक बंद करे और अपराधियों पर कार्रवाई करे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी मुकेश की हत्या के बाद सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए मुकेश की तारीफ की, तो सरकार से निष्पक्ष जांच और मुकेश के परिवार को नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने मामला क्या उठाया मुकेश चंद्राकर ने कि सड़क बनी नहीं है, 90% भुगतान हो गया, उसको फ्रंट पेज में स्थान मिला और उसके बाद इसकी हत्या हो गई। वहीं इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ क्यों दिख रहा है? मुकेश हत्याकांड के बाद घेरे में कांग्रेस। बीजेपी ने निकाला आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन। पीसीसी चीफ के साथ जारी किया अपराधी का फोटो। बीजेपी ने कहा कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। घृणित येन केन प्राक्रेन की राजनीति के परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबां पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है? बैज ने ही सुरेश को एससी मोर्चे के सचिव के पद से नवाजा। मोहब्बत की तथाकथित दुकान से अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट कर राहुल गांधी से मांगा जवाब। बलौदाबाजार कांड में जेल में है विधायक देवेंद्र यादव। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में एनएसयूआई का पूर्व जिलाध्यक्ष आरोपी। लोहारीडी कांड में भी कटघरे में है कांग्रेस। सियासी घमासान के बीच पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सरकार और प्रशासन तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, तो वहीं कुछ लोग पुलिस के रडार में है। फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सभी बैंक खाते और एटीएम ट्रांजैक्शंस को सीज कर दिया गया। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर जहां एक और पत्रकार पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं,
तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि सियासत से इतर मुकेश और उनके परिवार वालों को जल्द ही न्याय मिलेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सवाल सिर्फ पत्रकारों का नहीं, ऐसे अपराधियों के सियासी गठजोड़ का है, जिसकी शय पर ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग न सिर्फ अपनी दौलत बना लेते हैं बल्कि राजनीतिक पहुंच की धौंस दिखाकर एक पत्रकार को मार डालने का भी कुकर्म करने से गुरेज नहीं करते। सवाल यह भी नहीं कि वो कांग्रेस का नेता था या सत्ता पक्ष के किसी नेता का करीबी था। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल कैसे जाता है। तो क्या आज ऐसे अपराधी किस्म के ठेकेदार या बदमाश राजनेताओं की जरूरत है, ये मान ले हम? क्या छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की जुबान बंद करने की एक नई परंपरा शुरू हो गई है? क्या मुकेश चंद्राकर इकलौता ऐसा पत्रकार होगा जिसके खिलाफ ऐसा कृत्य हुआ, या ये माने अब लगभग सभी पत्रकार टारगेट में हैं? और आखिरी बात, ये आज यहाँ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों मौजूद हैं। हम पत्रकारिता इन्हीं की आवाज बनने के लिए करते हैं, तो फिर हमारा संरक्षक इन पार्टियों में से कोई क्यों नहीं बन पाता? राजनेता किसी भी मुद्दे पर टोपी उछालना क्यों शुरू कर देते हैं? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ने मुकेश चंद्राकर को मौत की नींद सुला दी? दूसरा सवाल, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अपराधियों के साथ होने के आरोप क्यों लगातार लग रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस पर उंगली उठाकर बीजेपी अपनी सरकार को सेफ करने का प्रयास कर रही है? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों की तारीफ कराऊंगा। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। अजय, माफ कीजिएगा, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास चलूंगा। सुंदरानी साहब, आप लोग तो बहुत राहत में होंगे कि वो नेता आपकी पार्टी का नहीं कांग्रेस का है, पर हमारा पत्रकार मरा है। सुंदरानी साहब, हमारे लिए जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना विपक्ष भी जरूरी है। हमको क्या लेने देना किस पार्टी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, शिवसेना का है, किसी और पार्टी का है? हमको तो आप ये बताइए कि हमारे साथी को न्याय कैसे मिलेगा? सुंदरानी साहब। आदरणीय आदित्य जी, कोई भी संवेदनशील सरकार किसी भी घटना पर राहत महसूस नहीं करती है। कोई, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो संभव ही नहीं है। हमारे में संवेदना है। किसी परिवार का एक बच्चा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई और हो, अगर वो इस प्रकार से किसी ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने के कारण उसको अगर हत्या कर दी जाती है और घृणित हत्या की जाती है, जिस प्रकार उसको हत्या के बाद जो कृत्य किया गया, निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है। अब भाजपा के आरोप की बात सिद्ध हो रहा है लगातार। सूरजपुर की घटना, लोहारडी की घटना, बलौदा बाजार की घटना, क्यों कांग्रेस के लोग दिखते हैं उसमें, क्यों कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं? 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, 1 साल अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है। 16 साल की सरकार में कभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाए। अगर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का संरक्षण होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ संबंध है, उनको पदाधिकारी बनाया जाता है, निश्चित रूप से आरोप तो लगेंगे और कांग्रेस को जवाब तो देना होगा, क्योंकि लगातार जो छत्तीसगढ़ में इस 1 साल की सरकार में घटनाएं हुई है, हर मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस के सूत्र जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं और आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही निकला है। तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। और अपराधी, सवाल आपसे भी मेरा यही है कि क्या ऐसे नेता अपराधी किस्म के दौलतमंद लोगों को बिना जांच परख के शामिल कर लेते हैं पार्टी में, और इतना दुस्साहस कि पत्रकार को मार देते हैं, टंकी में चुनवा देते हैं? लाते कहां से ऐसे लोग इतना दुस्साहस? सत्यप्रकाश जी। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं पत्रकार साथी जिनकी हत्या हुई है उसके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हमारी पार्टी की नहीं। देखिए दीपक बैज जी की बायोटेक मैंने देखी और मीडिया में जिससे मैंने देखा, क्योंकि वो तो यात्रा में, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं मिल पाया हूँ। तो उन्होंने भी क्या कहा कि भाई वो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो लोग आते हैं, सामाजिक न्योता भी देके जाते हैं, पारिवारिक न्योता भी देके जाते हैं। प्रचार का एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस का मफलर पहन के प्रचार कर रहे थे। बता रहा हूँ आदित्य जी, बता रहा। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप समर्थक हो सकते हैं, मगर पार्टी में कोई पद पे था, पार्टी में उसको कोई जिम्मेवारी दी गई, ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना। देखिए हमारी विचारधारा तो ये है कि आप किसी भी पार्टी के हो,
चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, किसी पार्टी को न्याय मिलना चाहिए। हमारी विचारधारा ही ऐसी नहीं है कि आप हमारे पाले में आ जाइए तो हम डिप्टी सीएम बना देंगे। हमारी विचारधारा वो है क्या कि आप हमारे पाले में हम सीएम बनाएंगे। अब हमारी विचारधारा है कि आप हमारे पाले में आए, हम आपकी फाइल घूम कर आके मंत्री बना देंगे। तो हमारी विचारधारा तो वो है। मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारे साथियों पर आरोप लगा था, हमने जांच करवाई। हमारे गठबंधन के साथियों पर आरोप लगा, हमने जांच करवाई। तो हमारी तो विचारधारा यही है कि न्याय होना चाहिए। उसमें ये ना देखे कि हमारे पाले का है या उसके पाले का है, न्याय होना चाहिए। बृजभूषण जी को कैसे बचाने की कोशिश की गई थी सबने देखा। यहाँ भानु प्रताप उपचुनाव हुआ था, इनके प्रत्याशी पर आरोप लगा था, किस तरह से पूरी बीजेपी लगी थी वो भी हमने देखा है। तो न्याय होना चाहिए। हमारी विचारधारा, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारी पार्टी बोलती है, हमारी विचारधारा है कि न्याय क्या होना हो चाहिए। पाया और उसका? देखिए, आपने तो आरोप लगा दिया, सब हो गया, उसके बाद आपने अरेस्टिंग करवा पाई उसकी? झारखंड में भी आपकी सरकार थी, करवा पाया आपने? वो मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना, यही मैं बोल रहा हूँ, मामला कोर्ट में चल रहा है। हमने उस पर बचाने की कोशिश तो नहीं की ना, या कुछ ऐसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गया, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी है, वो मान लीजिए राजनीतिक दल का भी है, तो होनी चाहिए कार्रवाई। देखिए तस्वीर के अगर सामने आने से अगर ये बोल दे कि भाई वो हमारी पार्टी का है, देखिए मेरे को तो ये डर लगता है कि मोदी जी ये ना कोई कानून बना दे, एक राष्ट्रीय कानून ना बना दे कि जो आम जनता अगर वो कांग्रेस को वोट देगा और कल होकर कोई गलत की चीज में सम्मिलित पाया जाएगा तो कांग्रेस उसके पीछे हाथ आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का ये पाले वाले ना देखें। उचित जी, आप खुद आज प्रदर्शन में शामिल थे, बताइए क्या ये प्रदर्शन उस पत्रकार को न्याय दिला पाएगा? क्या यह सिर्फ मान लिया जाए उचित जी कि अब कुछ नहीं, ये पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए? उचित जी। नहीं, देखिए पूर्व में भी अभी ये पहला अटेम्प्ट तो नहीं था, ये पहला केस तो नहीं था, ये पहली हत्या भी नहीं है और आगे रुक भी जाएगी ऐसा भी मैं नहीं मानता। ये है कि जरूर इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां का, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इस पत्रकार सुरक्षा कानून की बातें कर रहे थे, जो पूरे का पूरा दल अपने जो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जो कानून व्यवस्था को लेके कर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जो इस तरीके से वो अपनी बातों को राज्यपाल के समक्ष रखना चाह रहे थे इस कानून व्यवस्था को लेके, और जिस तरीके से ठेकेदारों के हौसले बुलंद है, उससे कई बार मैं खुद भी रूबरू हो चुका हूँ नामदेव जी। मैंने कई बार ऐसे चीजें, ऐसी थ्रेटनिंग झेली है, कई बार हमारी गाड़ियां भी तोड़ी गई, हमको धमकाया गया। वो किसी भी राजनीतिक दल का समय हो, मैं नहीं कहता कि राम राज्य था जब डॉक्टर रमन सिंह थे तब राम राज्य था और अभी जो है भूपेश काल में राम राज खत्म हो गया और फिर से राम राज शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। पत्रकारों के लिए बस्तर में कार्य करना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण पहले भी था, अभी भी है। वहीं पे दूसरी ओर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो कर रहे थे, उस तरीके की कार्य करना, खुलासे करना, एक्सपोज करना, आर्थिक जितने भी अपराध हो रहे हैं उसको एक्सपोज करना, ये और अपने आप में चुनौती है, खासकर बस्तर में। बस्तर एक छोटा क्षेत्र है, वहां पे इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपकी किसी तरीके से दुश्मनी हो जाती है और डेवलप हो जाती है। तो ये जो हुआ, इसका जिस तरीके से एसपी को जिस जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था, वो संज्ञान नहीं ले गया। 3 दिन बहुत जद्दोजहद की स्थिति बनी रही कि वो आखिर है कहाँ। वो स्पॉट भी आदित्य जी पत्रकारों ने ही बताया कि वो स्पॉट पे यहाँ पे आखिरी में था, बिल्कुल उस टैंक में जहाँ पे था। पत्रकारों ने दी, पता नहीं पुलिस क्या कर रही थी वहां पर, क्या कर रही थी। आप वहां पे आपको पता चला होगा, आपके संवाददाताओं ने बताया होगा कि वो जो टैंक बनाया गया है और जिसको आप और हम उसका उस पे उनका गाड़ा गया है उनको, वो भी पत्रकार ने ही बताया कि ये नया नया टैंक और नया नया इसमें स्लैब ढाला गया है, कहीं इसको मार के इस पे तो नहीं डाल दिया, स्लैब भी पूरा डाल दिया गया है, जबकि उसमें कुछ क्षेत्र छोड़ा जाता है आदमी को उतरने चढ़ने के लिए। तो वो भी स्थिति पत्रकार ने बताई कि यहाँ पे हो सकते हैं, तब वो जाके उसको खोदा गया। 3 दिन से यूकेश उनके भाई बात कर रहे थे एसपी से, उन्होंने बात की उनसे कि भाई आप इसे संज्ञान लीजिए, तभी कुछ नहीं हुआ। आईजी के पास जब एक दल, पत्रकारों का दल गया, उनसे मुलाकात की, तब कोई चीजें संज्ञान हुई, तब इस बात को गंभीरता से संज्ञान लेके कार्य किया गया। तो सवाल ये है कि वो भाजपा का था, कांग्रेस का था, हम इसमें ना जाए। सवाल ये है कि हम इनकी सुरक्षा को लेकर जो सब चीजों से, हाँ, हम कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें जो होनी चाहिए थी वो अभी तक अटकी हुई है रामदेव जी। ये जो है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके हम विमर्श कर सकते हैं उन सीएम के साथ कि वो अटके हुए हैं। वो कानून वो विधानसभा से तो पास हो जाता है मगर राज्यपाल जी के पास अटक जाता है। वही बावजूद अगर इसके कोई पत्रकारों के विधायकों के जब अपनी तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने के केसेस आते हैं तो बेस थप के पूरे 2 मिनट में चीजें तत्काल हो जाता है। मगर जब पत्रकारों की बात आती है तो फिर ऐसे लेट लतीफी और लाल फीता शाही में कहाँ अटक जाते हैं? कौन सा संशोधन आपको करना है? क्यों अटके? इससे सरकार की मंशा समझ में आती है, वो कोई भी सरकार हो, चाहे विष्णुदेव सरकार हो, रमन सरकार हो या भूपेश सरकार की, आप पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार कितनी गंभीर है वो यहाँ पे झलकता है।
कि आप कितने गंभीर हैं यहाँ पे सर पत्रकारों के ठीक है प्रति। सुंदरानी साहब, क्या हम पत्रकारिता छोड़ दें? हमारे पास कलम ही तो है, माइक ही तो है, कैमरा ही तो है, हम आपकी आवाज बनते हैं। सुंदरानी साहब, आप हमारी आवाज क्यों नहीं बनते? आपको हमारी जरूरत है तो आप हमारी जरूरत क्यों नहीं बनते? और उससे भी शर्मनाक, पत्रकार राजभवन पहुंचे थे, उचित जी हैं यहाँ पर, सचिव को बाहर आने में कष्ट हो रहा है, पत्रकार बिना ज्ञापन सौंपे लौट गए वहां से। सुंदरानी साहब, शर्मनाक नहीं है ये? देखिए, निश्चित रूप से आदित्य जी, एक पत्रकार का हत्या हो जाना बड़ा गंभीर मामला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रजातंत्र में पत्रकारों की सुरक्षा हो, पत्रकार निर्भीक होकर काम कर सकें, यह हमारी मंशा रहती है। ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, निश्चित रूप से हमारी सरकार के लिए भी कहीं न कहीं एक चुनौती है और हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं और चाहे किसी भी प्रकार का अपराधी हो, हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। हमें भी उतना ही अफसोस है जितना सब पत्रकार साथियों को है। अब राजभवन में ज्ञापन दिए बिना लौटें, ये भी सोच का विषय है। निश्चित रूप से ज्ञापन लिया जाना चाहिए था। मैं सचिव को बाहर आके ज्ञापन लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? ईगो टकरा गया था सुंदरानी साहब। सत्यप्रकाश जी, पहले तो हमें ये बताइए, उस नेता को पार्टी में शामिल कौन करवाया था? क्या कोई इंटरव्यू हुआ? कैसे शामिल हो गया? कांग्रेस का मफलर बांधकर बकायदा चुनाव प्रचार कर रहा था वो। अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी पार्टी का नहीं है, क्योंकि उसका पदनाम अदनाम भी बीजेपी ने जारी किया है। जी देखिए आदित्य जी, एक बात बोलूँगा कि ये सब आपका जवाब दे रहा हूँ, उससे पहले एक सवाल उठता है। ये सवाल उठता है कि बीजेपी चीज़ को घुमा क्यों रही है, कांग्रेस के ऊपर आरोप क्यों लगा रही है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, भ्रष्टाचार जो उजागर हमारे स्वर्गीय पत्रकार जी ने किया था कि 56 करोड़ की चीज़ को रीटेंडरिंग में 120 करोड़ हो गई थी, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर भी तो बात कीजिए ना कि किसका संरक्षण था कि 56 करोड़ की चीज़ बाद में 120 करोड़ की हो गई, उसकी सरकार क्यों नहीं जांच कराती है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण है उसकी जांच कराइए ना। हम तो बोल रहे हैं अगर कुछ उस पर हमारे पार्टी का हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत जो कार्रवाई हो। मगर देखिए तस्वीर का मतलब, आपने बोले मफलर लगा के, अब देखिए जब चुनाव सभा होती है, रैलियां होती है, लाखों लोग आते हैं और हर कोई मफलर लगा रहता है। अब कल हो चुनाव के समय पॉम्पलेट कोई नहीं बांटेगा, मैं नहीं बांटूंगा, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर देखिए गांव में होते समर्थक, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, समर्थक हो सकता है, वो हमारा कोर वोटर हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर वो हमारी पार्टी का पदाधिकारी था क्या? वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए इस तरह से अगर तस्वीर की बात कीजिए, देखिए आसाराम बापू के साथ मोदी जी की तस्वीर है, उसके बाद आज ये इनके राम रहीम के साथ मोहन तिवारी और शहनवाज हुसैन की तस्वीर है, खट्टर जी की तस्वीर है, और आज ये ललित मोदी के साथ मोदी जी, अमित शाह जी की तस्वीर है, उसके बाद नीरव मोदी के साथ मोदी जी की तस्वीर है, और सबसे शर्मनाक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ मोदी जी की तस्वीर है। तो आप बता दीजिए, सबसे शर्मनाक आरोप तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के ऊपर लगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो मोदी जी अमित शाह जी तत्काल इस्तीफा दे दे। इसलिए बोल रहा हूं कि तस्वीर से अगर बोलेंगे ना, तो तस्वीर तो बहुत सारी वायरल होती रहती है, बड़े बड़े नेताओं की होती रहती है, तो तस्वीर से ये नहीं बोल सकते। आप कार्रवाई कीजिए, भ्रष्टाचार जो उस पर भी कार्रवाई कीजिए, अगर उसने गलत किया उस पर भी कार्रवाई कीजिए, ये मत देखिए हमारे पाले का उसके पाले का। ठीक है उचित जी, इस मामले में आपको क्या लगता है, पुलिस जिम्मेदार है, राजनेताओं का संरक्षण जिम्मेदार है, या प्रशासन की संलिप्तता जिम्मेदार है, जिसने ऐसे ठेकेदार को इतना दुस्साहसी बना दिया? उचित जी। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे जो अभी तो हालांकि विवेचना का विषय है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि ये नेक्सस है। 120 करोड़ का जो भुगतान किया जा रहा है, वहां पे जितने भी विभागीय इसकी जांच होनी चाहिए, और 120 करोड़ का जो उन्होंने खुलासा किया, एक बड़े चैनल ने बोला, जिसके सूत्रधार मुकेश चंद्राकर थे, और उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं, और आप और हम जैसे कई लोगों की वो मदद भी करते थे वहां खबरें बनाने के लिए। तो ऐसे पत्रकार जो अपराध, आर्थिक अपराध को लेकर हमेशा से मुखर होकर अपनी स्टोरी बनाते थे, उसकी हत्या करना निश्चित रूप से दिखता है कि ये नेक्सस था ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों के बीच, ये नेक्सस है विभाग के अधिकारी, ठेकेदार और नेता के बीच, ये नेक्सस है जिला प्रशासन और उस ठेकेदार का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि ये अगर 120 करोड़ रुपए का ठेका जा रहा है, तो इसके शेयर होल्डर भी बाकायदा सभी होंगे, विभाग भी थे, ठेकेदार भी थे, और आप उनके पूर्व के रिकॉर्ड भी देखिए। पहले वो व्यक्ति जो सुरेश चंद्राकर, किस तरीके से उनकी संलिप्तता कई जगह पे भी है, आपको भी खबरें आई होंगी, हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन ये बात है कि सागौन की तस्करी में भी काफी उनके नाम थे। पहले वो एसपीओ में काम करते थे, डीआरजी बने, डीआरजी से बाद उन्होंने अपने लाइसेंस बनवा के करोड़ों के ठेके लेते थे। तो नो डाउट कि ये बड़े घराने, लोकल घराने बन चुके थे ठेकेदारी के वहां पे। तो जाहिर सी बात है कि इनका अपना एक नेक्सस है, जो इलिसिट रिलेशन इनके बोल सकते हैं कि एक अलग रिलेशन इनके
अधिकारियों के साथ माने जा सकते हैं कि जो आर्थिक अपराध को जो उन्होंने अंजाम दिया है उसके भागीदार ये हमको सुरेश दिख बस रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कई अधिकारी हैं, जो विभागीय है, कई नेता है, जो हम और आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये विवेचना के बाद समझ में आएगा। जी सुंदरी साहब, आप मुकेश चंद्राकर को आप वापस तो नहीं ला सकते, सजा कानून देगा, आप लोग क्या करेंगे? हम पत्रकारों को बचा पाएंगे? क्या हुआ है पत्रकारिता सुरक्षा कानून का? उचित जी भी सवाल उठा रहे हैं, सीधा पत्रकार को मार दिया जा रहा है, उसका क्या कीजिएगा बताइए आप। निश्चित रूप से आदित्य जी, मुकेश चंद्राकर जी को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनकी आवाज, उनकी बुलंदी, उनके द्वारा उजागर मामले और किसी गारंटी लेती सरकार इसके बाद किसी पत्रकार के साथ कोई घटना न हो, यह हमारी सरकार का पहला कर्तव्य रहेगा। पत्रकारों को न्याय कैसे मिलेगा? सत्यप्रकाश जी, छोटा सा जवाब। देखिए, मेरे को तो ये डर है आदित्य जी, आपको याद होगा रमन सिंह की सरकार, हेलमेट में पत्रकार जाते थे फाइट लेने, हमने तो पत्रकार सुरक्षा कानून दिया। देखिए, हम हर उस व्यक्ति के साथ है, चाहे वो पत्रकार साथी हो, डॉक्टर साथी हो, या कोई आम जनता भी हो, आदिवासी जनता हो, हम उस हर जनता के साथ है जिसके साथ न्याय नहीं मिल रहा, जिसको हम उस जनता के साथ खड़े हैं। पत्रकार साथी जिनकी हत्या हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं। विपक्ष छोटा सा समाप्त करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? उचित जी, छोटा सा समाप्त करेंगे प्लीज। देखिए, इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन एक कठोर कार्रवाई करके ये संदेश देने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए सरकारों को कि इस तरीके से अगर कोई आर्थिक अपराध का खुलासा करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, शासन प्रशासन की होती है, और एक मैसेज देने के लिए सरकार को इसे कृत्य करना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की सुंदरानी जी की सरकार अगर कुछ थोड़ा सा पत्रकारों को भला कर सकती है तो जो पत्रकार सुरक्षा कानून जो अटके हुए हैं उसी का प्रॉमिस कर दीजिए सुंदरानी जी, तो ये भी बहुत बड़े आपकी कृपा होगी इन पत्रकारों के ऊपर जो दबे कुचले हैं। वो अपनी खबरों और कलम से केवल लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, और तमाम आपके आतंक को, सरकारी आतंक को, तमाम पॉलिटिकल आतंक को, आप चूंकि संगठित है इसलिए आपका भी एक आतंक है, उसको भी हम सहते रहते हैं। अगर थोड़ी सी सुरक्षा कानून को आप पुशअप करवा दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो घटना हुई निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना थी, ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता, ना तो कांग्रेस का होता, ना तो बीजेपी का होता। अपराधी अपराधी होता है। किसी भी शख्स को पार्टी में लेने के पहले 100 बार जांचा परखना चाहिए, और निश्चित तौर पर ऐसी बड़ी घटना हुई है तो उसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।